नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे जनता से जुड़े मुद्दे पर जो हम कह सकते हैं कि हर शहर की यही कहानी है। सड़क बनती है और उसके पास के जो घर हैं वो पानी में डूब जाते हैं। उसके पास के मकान और दुकानों में पानी भर जाता है। दरअसल एक उदाहरण आया है मैहर का, और आज चर्चा की वजह यह कि हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है और उसने कहा कि आखिर ऐसे काम अप्रूव कौन करता है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि मैहर की एक सड़क जो 4 किलोमीटर लंबी है, उस्ताद अलाउद्दीन खां रोड से वो कलेक्टर होती हुई मैहर माता के मंदिर तक जाती है। सीमेंट की 1 फीट ऊंची रोड है और उस रोड को बनाने से पहले ठेकेदार ने उसकी खुदाई नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि सड़क 1 फीट ऊंची बन गई और जो घर और दुकानें थी वो 1 फीट नीचे हो गई। अब इसके चलते बारिश का पानी घरों में घुस रहा है, दुकानों में जा रहा है और सुनने के लिए कोई नहीं है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई और आज चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए हैरत जताई। कलेक्टर, पीडब्ल्यूडी, ठेकेदार सहित कई लोगों को इसमें नोटिस जारी हुए और उसमें कहा गया कि आप इसका उत्तर दें कि ये सब क्या हो रहा है। याचिकाकर्ता मनीष पटेल हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सड़क की सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, रोड पर मटेरियल डला हुआ है। लगभग तीसरी बार ये सड़क बन रही है और सड़क की क्वालिटी जैसी भी है, लेकिन लोगों के लिए वो मुश्किल का सबब है। और इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में हमारे साथी पत्रकार जयंत सिंह तोमर जी। हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी श्री गौरव चतुर्वेदी जी, और फ़ोन लाइन पर हैं जूम पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथी पत्रकार देवदत्त दुबे जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल इस पूरे मामले में जो शुरुआत है वो मैहर की ज़रूर है, लेकिन ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सब जगह जो सीमेंटेड रोड बन रही हैं उनकी यही कहानी है। तो मैं एक बार फिर अपने साथियों का स्वागत करता हूं। जयंत जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो मामले हैं विकास के तो हैं, हम करप्शन पर नहीं जा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार कितना होता है, कितना माल सही सीमेंट, रेत, गिट्टी डलती की नहीं, कई बार ऊंचाई में भी फ़र्क हो जाता है। लेकिन अगर सड़क को बिना खोदे आप बनाएंगे तो फिर सड़क तो बन जाएगी, लेकिन जिन रहवासियों के लिए, जिन वाशिंदों के लिए आप ये सुविधा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कत में चले जाते हैं। आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अब जब तकनीक इतनी उन्नत हो गई है तब जाके इस तरह के घटनाक्रम सामने आते हैं। हमने कुछ ही दिनों पहले देखा कि भोपाल में एक फ्लाईओवर बना और 90 डिग्री के कोण पे बना दिया गया। कौन लोग बनाते हैं? हाई कोर्ट ने तो ये भी पूछा है कि मैहर के प्रकरण में कि इस तरह की जो सड़कें जो लोग बना रहे हैं कौन अप्रूव कर रहे हैं आखिरकार। तो जितनी ज़्यादा तरक्की होती जा रही है टेक्नोलॉजी के मामले में, उतनी ही इस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। एक सज्जन होते थे पैट्रिक गैडिस, आज से लगभग 100 साल पहले वो हिंदुस्तान में आए थे और हिंदुस्तान के तमाम शहरों का ड्रेनेज सिस्टम से लेके और शहरों का की योजना उन्होंने बनाई थी। वो चाहे इंदौर हो, चाहे भंडारा हो, और बड़े विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। हमें पिछले लगभग 50 वर्षों में ली कॉर्बुजियो को अगर छोड़ दें, चंडीगढ़ की जिन्होंने योजना बनाई, कोई ढंग का योजनाकार का नाम भी नहीं पता चलता। और ये सड़क के मामले हैं, बताइए, सामान्य सी बात है कि आपने सड़क मतलब जो घर हैं वो नीचे हो गए, जल भराव की स्थिति बनेगी और इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक बात और है जयंत जी, सड़क बनी होगी 10 करोड़ की मान लेते हैं, 4 किलोमीटर की सड़क है, जो भी उसकी लागत होगी हम मैक्सिमम माने कि 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ बनाई होगी, 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ सड़क बनी होगी सीमेंट की, 4 किलोमीटर तो वो 8 करोड़ की होगी, 10 करोड़ की होगी। लेकिन उसके 4 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ जो मकान होंगे, अगर उनकी कीमत जुड़ जाए तो वो अरबों में निकल जाएगी। अरबों के मकानों को आपने एक तरह से बारिश के मौसम में तलघर बना दिया, वहाँ पानी भर जाता है, यानी उनके सारे मकान नीचे हो गए, सड़क ऊपर है, तो एंट्री और एग्जिट दोनों में दिक्कत है। बारिश का पानी घरों में घुस रहा है।
अगर हम दुकानों की बात करें, बाजार की बात करें, तो बाजार में भी दुकानों में तो सामान ही लाखों करोड़ रुपए का होता है। फिर दुकान की पगड़ी, उसकी कीमत, उसका किराया, वो सब मिलाएं तो थोड़े से मुनाफे के लिए, थोड़ी सी माने गैर ज़रूरी बचत के लिए, ये आपराधिक बचत है, ये आपराधिक कृत्य है ये, कि आपने लोगों का ध्यान रखे बगैर, क्योंकि कायदे में तो सड़क को खोदना चाहिए और सड़क को खोदने के बाद आप सड़क का जो पुराना लेवल था उसी पर आप सड़क का निर्माण करें, चाहे वो सीसी रोड हो या डामर की रोड हो। लेकिन ये पूरे मध्य प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, संभवतः पूरे देश में ये हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये तो मनीष पटेल को धन्यवाद, और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इस मामले को सुना और इस पर एक तरह से कठोर संज्ञान लिया और उसमें कलेक्टर को, पीडब्ल्यूडी को, ठेकेदार सहित नगर पालिका जो पार्टी है उसको नोटिस जारी किए। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी है फोन लाइन पर। गौरव जी, ये बात सिर्फ मैयर की उदाहरण के तौर पर है, मिसाल के तौर पर, लेकिन राजधानी भोपाल में भी यही कहानी है, इंदौर की भी यही कहानी, जबकि वो स्वच्छता में नंबर 1 है, लेकिन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर से लेकर मैहर तक यही रोना चल रहा है। आपका इसमें क्या कहना है? राघवेंद्र जी, अगर सही मायने में देखा जाए तो स्थानीय शासन, स्थानीय जो निकाय हैं वो और सरकारें अब इस ओर गंभीरता पूर्वक ध्यान नहीं दे पा रही। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2008 में मास्टर प्लान आया, इंदौर और भोपाल के मास्टर प्लान का इंतजार करते करते अब 20 साल हो गए हैं, मास्टर प्लान नहीं आ पा रहा है। और जब मास्टर प्लान नहीं आ रहा है तो कोई प्लानिंग, जो भी प्लानिंग की गई है उसके हिसाब से पूरे शहर का विकास नहीं हो रहा, और विकास नहीं हो रहा तो फिर जो वहां की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, और मूलभूत आवश्यकता का मैं बहुत कम हिस्सा भी बोलूं जी, तो उसको भी पूरा सरकारें या स्थानीय निकाय नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज है कि मैं आपको बताऊं कि इंदौर स्वच्छता में भले नंबर 1 हो, जहां सारे स्थानीय निकायों को सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वहां आप अगर एक प्रोजेक्ट को लेकर के आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा काम नहीं माना जाना चाहिए। इस बारिश के हाल बता रहा हूं, पिछली बारिश के हाल बता रहा हूं, पूरा शहर जलमग्न हो गया। ड्रेनेज सिस्टम इंदौर शहर का पूरा ठप्प पड़ा हुआ है, और हर इंदौर का नगर निगम कमिश्नर जो भी आया उसने हर साल अपने अपने टर्नओवर में कम से कम 300 करोड़ 400 करोड़ से ऊपर के पाइपलाइन बिछवाए हैं, और उसके बाद ये शहर की हालत है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जी। राघव जी, मध्य प्रदेश सरकार के जब वित्त मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने खुलकर कहा था, एक कार्यक्रम में भी कहा था और सरकार के सामने भी ये बात रखी थी कि लगभग 40% कमीशन अफसरों के बीच में और राजनेताओं के बीच में बट रहा है। चर्चा भी हुई थी इस मुद्दे पर, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं हुआ। और आज जो स्थिति बनी हुई है कि कोई भी व्यक्ति जाता है, किसी भी तरीके की डिमांड करता है और वो अपने ठेकेदार को लेकर के काम करा लेता है। ये जो प्रथा चालू हुई है ये सबसे नुकसानदायक प्रथा है, और जिसके कारण बेतरतीब विकास तो हो ही रहा है। अब आप देखिए कि घरों के 1 फुट ऊपर अगर सड़क हो जाएगी तो वो पानी घरों में भरेगा जी, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम ठप्प पड़ा हुआ है, पीने का पानी स्वच्छ नहीं दे पा रहे हैं, सड़कें चलने लायक नहीं है। हाल ही में आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि इंदौर देवास के बीच में हाईवे पर जो जाम लगा था 35 घंटे का, उसका सबसे बड़ा कारण था सड़कों की दुर्दशा। एक पुल बन रहा था और उस पुल के बाजू में सर्विस रोड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस सर्विस रोड पर जो गड्ढे थे उससे भी भयावह गड्ढे मेन रोड पर हैं, मुख्य मार्ग पर हैं, जिसे भरने का काम आज तक राष्ट्रीय राजमार्ग वालों ने नहीं किया। हम स्टेट मार्ग की बात करें, अगर जो प्रदेश के मार्ग हैं उन प्रदेशों के मार्ग की हालत भी बहुत खराब है, और गौरव जी, वहां भी एक्सीडेंट की संभावना है। गौरव जी, बकायदा टोल टैक्स वसूला जाना जारी है उस रोड पर जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, 35 घंटे के जाम के बारे में। जी, तो ना सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, ना स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन ध्यान दे रहा है, और ना जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहा। और ये सबसे बुरी स्थिति है मध्य प्रदेश की। जिस मुद्दे को लेकर के 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई थी, वैसा का वैसा मुद्दा पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में हावी पड़ा हुआ है। बिल्कुल। गौरव जी, करप्शन की बात का जिक्र आपने किया कि तत्कालीन वित्त मंत्री राघव जी ने कहा कि 40%
करप्शन या हिस्सा जो है वो अफसर और नेताओं के पास जाता है। देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नेपाल दुनिया का ऐसा देश है जो सरकार वहाँ गिर गई, आगजनी हुई, पूरा देश तहस नहस हो गया। तो मुझे लगता है कि पड़ोसी देशों में जो घटनाक्रम चल रहा है उससे हमारे अफसरों को, राजनेताओं को सबक लेना चाहिए, कम से कम करप्शन के मामले में। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ूंगा गौरव जी, जब देश में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और उन्होंने नवाचार की बात की थी कि वो करप्शन के खिलाफ काम करेंगे, गुड गवर्नेंस को लेकर काम करेंगे, तब देश की राजनीतिक स्थिति में बहुत ही उथल पुथल थी। जो स्थापित पार्टियां थी वो आम आदमी पार्टी से बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसने बात की थी ईमानदारी की, करप्शन रहित, माने भ्रष्टाचार रहित शासन की। तब मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा के भीतर जो बड़े दल हैं देश के, वो ईमानदार राजनेताओं को ढूंढने लगे थे, ईमानदार उम्मीदवारों की खोज कर रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, अगर ईमानदार छवि का हमको उम्मीदवार नहीं मिला तो हम चुनाव हार सकते हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी पार्टी के गठन का, जिसका उद्देश्य गुड गवर्नेंस और ईमानदारी था, उसमें हलचल हो गई थी। लेकिन करप्शन के मुद्दे पर नेपाल जैसे देश में हिंसा हुई, आगजनी हुई, और वहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, प्रधानमंत्री भवन, ये सब जला दिए गए। सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की जो कोर्ट है, उसमें आग लगा दी गई। तो हमारे यहाँ के जो हम राघव जी के उस वक्तव्य को याद करते हुए कि 40% करप्शन या भ्रष्टाचार अफसर और नेता करते हैं, ये पुरानी बात है। अब ये आंकड़ा और बढ़ गया होगा। तो मुझे लगता है कि सबक लेने की ज़रूरत है। देवदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, सवाल ये नहीं कि 1 फीट ऊंची सीमेंटेड रोड बना रहे हैं, रोड बन रही है, बहुत बधाई, लेकिन अगर आप सड़क की खुदाई किए बगैर 1 फीट ऊंची रोड बनाएंगे तो आसपास के जो करोड़ों के मकान हैं, करोड़ों की दुकानें हैं, उनको आपने तलघर बना दिया। बारिश का पानी उसमें जमा होगा, फिर एंट्री और एग्जिट भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर 1 फुट ऊंची रोड बनी है तो आपको उसके किनारों पर भर्ती करनी पड़ेगी, चाहे वो मुरम हो, गिट्टी हो, और रोड बनाना पड़ेगा ताकि लोग मेन रोड से दुकानों में जा सके, घरों में जा सके। वो भी नहीं करते, केवल सड़क बनाई और अपने काम की। तीसरी, उसमें चूंकि सब लोग शामिल हैं, प्रशासन और राजनेता सब हैं, इसलिए कोई देखता नहीं है। वो तो फिर मैं दोबारा धन्यवाद दूंगा हाई कोर्ट को कि उन्होंने इस पर बड़ी कार्रवाई की और उसकी शुरुआत हुई। आपकी राय? जिस पे आज आप चर्चा कर रहे हैं, पहले अपने देखते थे कि रोड की जमीन महंगी होती है, क्योंकि सब रोड पे आना चाहते हैं, व्यवसाय भी कर सकते, रहना भी आसान होता है। और जब कोई रोड स्वीकृत होता था तो लोग खुशियां मनाते थे कि अपने यहाँ अच्छा रोड बनने वाला है। लेकिन अब मातम मनाते हैं कि रोड स्वीकृत हो रहा है, आफत आ गई। पहले तो रोड बनने में वर्षों लगा देते हैं, जो 6 महीने में रोड बनना है वो 2 साल में बन रही है। फिर वो नाली खुदी रहेगी, तो बच्चे जो स्कूल जाते हैं छोटे, वो उनको एक दूसरे को पकड़ के बाहर करना। यदि दोपहर में माँ बाप काम पे गए हैं तो बच्चा पता चला उस तरफ नाली के खड़ा है, और जब ये खोदते नहीं है, ऊपर से बना देते हैं रोड, तो जिंदगी भर की समस्या हो जाती, पानी पूरा अंदर जाने लगता है। मतलब कैसा अमानवीय कृत्य ये होता है। आप ये देखो, ये दरअसल राघवन जी बात ये है कि ये लोग बनाते हैं, चाहे वो ठेकेदार हो, अधिकारी हो, उनके अच्छे बंगले होते हैं, उनके सामने गार्डन होता है, उनको कोई ऐसी समस्या होती नहीं, इसलिए वो दर्द नहीं समझती। ये जो नैतिकता और मानवीयता खत्म होती जा रही है। यदि वो बनाते समय ये दर्द समझे कि यदि मेरे घर के सामने ऐसी रोड बने तो क्या होगा, तब वो समझे इसका हल होगा। अन्यथा ये वाकई में एक और समस्या राघवन जी, पहले जो रोड पे दुकानें हुआ करती थी, आजकल बाईपास या हाईवे ऊंची करके निकल जाती हैं, तो उनकी दुकानें ठप हो गई, जिनने लाखों करोड़ों की लागत लगाई, क्योंकि अब रुकने का कोई सवाल ही नहीं ना। रेलिंग बन गई या वो ऐसी बहुत सारी समस्याएं। जो विकास हो रहा है वो सुनियोजित नहीं हो रहा और मानवीय दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए नहीं हो रहा। इसके कारण ये दिक्कत है। अब तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रोड स्वीकृत ना हो, हम ऐसे ही चल लेंगे, कम से कम पानी तो बाहर निकलेगा घर का, कम से कम हम सुगमता से आ जा सकेंगे। जिसकी ये गैरेज बनी रहती ना गाड़ी चढ़ाने की, वो गाड़ी नहीं अंदर हो पा रही, तो वो रोड पे गाड़ी खड़ी की रहती। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। ये इतना मानवीय मुद्दा है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, ठेकेदारों को, कि ऐसा किसी का घर ऐसे कैसे एक तरह से जेल जैसा बना दो आप। देवदत्त जी, कुछ होना हो, मैहर की वो 4 किलोमीटर की रोड जो है, उसके तो मुझे लगता है कि दिन सुधरेंगे, और जो पड़ोसी लोग उस सड़क के किनारे वाले जो घर है, जिनके मकान दुकानें, उनको शायद कोई राहत मिले, क्योंकि हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है। उम्मीद करते हैं कि ये एक नज़ीर बनेगी और इसको लेकर जो ठेकेदार हैं,
जो अधिकारी हैं वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि हाईकोर्ट इस पर दखल दे रहा है। जयंत जी, मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ, भोपाल का है। पत्रकारों की एक कॉलोनी अभिव्यक्ति नगर, हमारा भी उसमें थोड़ा बहुत दखल है। रोड बनी उस कॉलोनी के सामने, बिल्कुल डामर की बहुत अच्छी रोड बन गई एकदम। अगर लालू यादव की भाषा में कहें तो बिल्कुल हाँ मान ली कि गाल की तरह चिकनी थी। और उस रोड को बनने के कुछ हफ्ते या महीने भर में उसकी रोड की खुदाई शुरू कर दी, क्योंकि पता हुआ कि वो रोड तो सीमेंटेड बनने थी, वो डामर की बना दी। डामर की रोड बन गई, कोई देखने सुनने वाला नहीं है कि जो रोड बन रही है वो सैंक्शन किसकी हुई थी और बनी क्या है, वो भी कोई बात नहीं। अब पूरी डामर की रोड उखाड़ दी गई, बड़ा हल्ला मचा, और बाद में सीमेंटेड रोड उस पर बनी। अब जब सीमेंटेड रोड बनना शुरू, तो वही जो मामला मैहर का है, वो भोपाल के अभिव्यक्ति कॉलोनी का के सामने का भी था। 1 फुट ऊंची रोड थी और आसपास के सारे घर तलघर हो रहे थे। लोगों ने आपत्ति की। वो इलाका जो है वो भोपाल में जो मंत्री है कृष्णा गौर, उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है। सारे पत्रकार उनके घर गए, उनसे बातचीत की। मंत्री ने जब उसमें हस्तक्षेप किया, अधिकारियों को बुलाया, तब जाके उसका थोड़ा बहुत इलाज हो पाया। उतना तो नहीं, क्योंकि रोड तो बनी चुकी थी, उसकी एक तरह से डैमेज कंट्रोल हुआ। ये कहानी भोपाल की और पत्रकारों के नगर की है, जिसमें अगर पत्रकार शायद ना होते तो कृष्णा गौर जी इस पर भी तक जाना मुश्किल था। पहुंचते तो अधिकारी उनको समझा देते, और समझा देते तो वो समझ जाती, लेकिन वो नहीं समझी। मामला सुधर गया, थोड़ा सा राहत मिली। लेकिन ऐसे कितने अभिव्यक्ति नगर हैं जहां लोग इस तरह की अप्रोच करेंगे, और ऐसी कितनी कृष्णा गौर मंत्री है जो उसको सुनकर उसका समाधान निकालेंगी। इसमें अब हस्तक्षेप मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूँ, हाईकोर्ट इसमें चूंकि अब आ गया बीच में, तो उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में तो कम से कम सड़कों के मामले में जो सीसी रोड बन रही है वो इस तरह की नहीं बनेगी, जैसी मैहर में अलाउद्दीन खां से रोड से लेकर जो कलेक्टर से होती हुई सीधी मैहर मंदिर तक जा रही है। आपकी राय? आपने मैहर का प्रकरण और अभिव्यक्ति नगर का प्रकरण बताया, ये सब तो हैं ही। हम अक्सर देखते हैं शहर में और या गांव में, सड़क बनी, बहुत अच्छी बन गई, और उसके कुछ महीने बाद उसमें कोई लाइन डलने लगती है। वो पता नहीं गैस की लाइन होती है कि वो पानी की लाइन है कि ऑप्टिकल फाइबर की लाइन है। ये मैंने देखा है, और देखते हुए दुख होता है कि आखिर हमारे जो योजनाकार हैं वो करते क्या हैं। पहले सड़क डाल दी, फिर ये सब काम कर रहे हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम पर ये सड़क है मैहर में, और वो तो विश्वविख्यात संगीतज्ञ थे। उनके नाम पर बनी हुई सड़क के साथ अगर ये इस तरह की स्थिति है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या स्थिति हो सकती है। बिल्कुल। गौरव जी, जो मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव सचदेवा जी और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने सुनवाई की है। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट इस मामले में जो गवर्नेंस की बात है या जो पब्लिक वेलफेयर की बात है, उसको लेकर बहुत संजीदा है। इस तरह के मामलों की सुनवाई से ऐसा लगता है, और अगर ये उनका ट्रैक होगा तो कम से कम पब्लिक वेलफेयर के मामले अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो इस मामले में हाई कोर्ट जो है जरूर संज्ञान में लेकर उनको कठोर कार्रवाई के निर्देश देगा। अगर ये चलन में बात आती है तो फिर कम से कम इस तरह के निर्माण कार्यों में अधिकारी और ठेकेदार सजग हो जाएंगे कि कहीं कोई याचिकाकर्ता हाई कोर्ट चला गया तो हम लोग नप जाएंगे, ये हमारी वहाँ पेशी हो जाएगी, हमको जवाब देना पड़ेगा। एक उम्मीद की किरण हाई कोर्ट की तरफ से मिली है, आपकी इसमें क्या राय? राघवेंद्र जी, न्यायालय हमेशा उम्मीद की किरण रहा, वो चाहे जिला न्यायालय हो या उच्च हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है कि प्रशासन और शासन में बैठे हुए अधिकारी और राजनेता जी आखिर उस शहर का नियोजन या प्लानिंग सही तरीके से क्यों नहीं करते, और सही तरीके से नियोजन करने के बाद उस पर काम करने की दिशा में अपने कदम क्यों नहीं बढ़ाते हैं। हाई कोर्ट की ही बात कर रहा हूं कि देवास इंदौर मुख्य राजमार्ग को लेकर के जो एबी रोड आगरा बॉम्बे राजमार्ग माना जाता है, कहा जाता है, उस मार्ग की हालत को लेकर कोर्ट गया, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने डायरेक्शन दिए। तो कोर्ट कितने मामलों में संज्ञान देगा? कोर्ट का डर हो, लेकिन कोर्ट की आड़ लेकर या कोर्ट में जाकर के कोई बात हो। और यहाँ तो मैं राघवेंद्र जी आपको बताऊं कि इंदौर में जो जिला न्यायालय बन रहा है जी, उसके ठेके को देने में ही अधिकारियों ने ठेकेदार को इस तरीके से लाभ पहुंचाया कि ठेकेदार फर्जी तरीके से वहां पर अपने कागज दस्तावेज जमा करके ठेका पा लिया। हालांकि वो ठेकेदार अब जेल में बंद है जी। धोखेबाज और भ्रष्टाचार के उस पर कई मामले निकले,
लेकिन जब अधिकारी जिला न्यायालय की बिल्डिंग को कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो राजमार्ग और सामान्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के कितने गंभीर होंगे, आप ये भी सोचिए। ये कोर्ट जी का डर होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में बार बार जाने से एक जो प्रथा चालू होती है वो प्रथा कई बार बहुत गलत साबित होती है, क्योंकि कई मामले अभी भी कोर्ट में लंबित हैं जिन पर अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है। लेकिन गौरव जी, ये असल में एक किसी भी न्यायमूर्ति या जज की तासीर पर भी होता है कि उनकी भावना क्या है। सब जन कल्याण के लिए आते हैं, न्याय देने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे आप दिल्ली हम बात करें, वहाँ जो सड़क के कुत्ते थे, स्ट्रीट डॉग की हम बात करें, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी वो लिया था संज्ञान। तो ये जो मामला है, ये मामला ऐसा है कि अगर पब्लिक वेलफेयर की बात करें या मूक पशुओं की बात करें, अगर कोर्ट इंटरवीन करता तो वो एक नज़ीर बनता है, और उस नज़ीर के चलते कई बार उस दहशत में काम ठीक हो जाते हैं। आपने इंदौर का जिक्र किया था कि एक ऐसी रोड जिसमें बहुत गड्ढे हैं और 35-35 घंटे का जहां जाम लगा। इंदौर में तो हाई कोर्ट है, अगर कोई जागरूक नागरिक इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगा दे तो संभवतः जो जबलपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कुछ इसमें दखल दिया है, वहां भी वैसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए लोगों को जागना भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि नहीं, सब जी राघवेंद्र जी हाईकोर्ट में याचिका लगी और हाईकोर्ट में याचिका लगने के बाद वहां के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया जी बात ये नहीं है कि याचिका कुत्तों को लेकर लगी या सड़कों को लेकर लगी। जो शासन में काम जिस तरीके से होना चाहिए, स्थानीय निकायों को जिस तरीके से काम करना चाहिए, उसके ऊपर जो नियंत्रण करने वाली बॉडी है जिसमें सीनियर आईएएस अधिकारी रहते हैं, बिल्कुल, मुख्यमंत्री मंत्री है, नगरीय प्रशासन मंत्री है, वो सब कुछ देखते हैं। वो कंट्रोलिंग ऐसी होना चाहिए कि बार बार न्यायालय किसी आदमी को जाने की जरूरत ना पड़े। मेरा यहाँ तर्क ये है, न्यायालय का डर हर आदमी में हो ये भी जरूरी है, लेकिन न्यायालय जाकर बार बार किसी भी प्रकार का निर्णय अपने पक्ष में कराना, ये भी एक गलत प्रथा के तौर पर माना जाना चाहिए। देखिए, प्रशासन में और जो तंत्र है उसमें इतनी जड़ता आ गई है। आपने उदाहरण दिया कि जिला अदालत की बिल्डिंग को बनाने में ही करप्शन हो रहा था, उसके ठेका देने में। तो जड़ता और ढीठता इस लेवल पर है कि कोई किसी बात से ना तो डर रहा है और ना वो सिस्टम को तरजीह दे रहा है और ना वो ईश्वर को दे रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि जमीन पर तो सिस्टम भगवान है और ऊपर तो भगवान ही है, लेकिन लोग दोनों से नहीं डर रहे हैं। अदालत से भी नहीं डर रहे हैं, सिस्टम से भी नहीं, ऊपर वाले से भी नहीं। लेकिन कम से कम एक्टिव तो होना पड़ेगा। मेरा कहना ये, अगर मनीष पटेल जो मैयर के वो याचिका दायर नहीं करते तो आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। अगर इंदौर के लोग उस छोटे से इलाके में जो सड़क बहुत घटिया है उस पर हाई कोर्ट नहीं जाए, सड़क पर ना उतरे, आंदोलन ना करे, अगर उसके बाद भी कुछ ना हो तो टोल टैक्स वसूली क्यों हो रही है? वो रुकनी चाहिए। जब आप सड़क को ठीक से नहीं बना पाए तो टैक्स किस बात का ले रहे हैं? तो ये बहुत सारी बातें इसमें एक तरफा नहीं है, इसमें सबको जागने की ज़रूरत है। मनीष पटेल सब जगह होने चाहिए, चीफ जस्टिस सचदेवा जैसे जस्टिस भी सब जगह होने चाहिए। मैं देवदत्त जी आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपका इसमें क्या कहना है? समय अब अंतिम दौर में है। ये तो मैंने जो पहले कहा था, मानवीय पक्ष है, नैतिक पक्ष है जी, और ये एक ऐसा पक्ष है जिस पे ध्यान देना ही चाहिए ना। ये पाप है एक तरीके का, क्योंकि आप कोई मकान बनाता कितने शिद्दत से, कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाने में और तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। ये ऐसे ही कुछ है कि आप किसी को कैद कर देते हो, किसी को असुविधा कर देते हो। हाँ, माने तुम्हें शर्म नहीं आती सीमेंट की रोड बनाने में ऊंची? बिल्कुल। गौरव जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं क्षमा चाहूंगा, कुछ कहेंगे क्या आप? नहीं राघवेंद्र जी, सिर्फ यही कहूंगा कि प्रशासन को मजबूत होना पड़ेगा, मॉनिटरिंग मजबूत करना पड़ेगी, और कठोर नियंत्रण के साथ काम कराना होंगे और एक बेहतर प्लानिंग हो, इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, जयंत जी। जी राघवेंद्र जी, मुझे तो लगता है कि जो जन समुदाय है, नागरिक समुदाय है, उसमें भी प्रतिरोध की क्षमता होनी चाहिए और समय पे आवाज़ उठाने की क्षमता होनी चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल ये कि अगर वो क्षमता नहीं होगी तो फिर यही सब होगा जो भुगत रहे हैं, या तो फिर स्थितियां विकट हो जाएंगी, वो काबू से बाहर हो जाएंगी, या फिर इस जड़ता पर सीमेंट की सड़कें बनेंगी, आपके घरों को रौंद कर वो बन जाएंगी, आपके घर दब जाएंगे, दुकानें दब जाएंगी, और फिर आप बैठकर कोसते रहो, कृपते रहो। तो ये बहुत सारी बातें, लेकिन हम तो इस पूरे मामले में फिर से मनीष पटेल जिन्होंने याचिका दायर की, उनके वकील और माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय जिसने इस पर गंभीरता से टिप्पणी भी की और संज्ञान भी लिया और सबको नोटिस भी जारी किए,
उम्मीद करते हैं कि जो कुछ हाईकोर्ट की तरफ से इस पर कार्रवाई हो रही है, मध्य प्रदेश के बाकी ठेकेदार अधिकारी अगर जहाँ जहाँ ये काम चल रहे हैं उस पर संज्ञान लेकर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हम नहीं कहते कि वो खुदाई करके नए सिरे से बनाएं, लेकिन कम से कम जो बन रहे हैं उसमें सुधार करें, और जो आगे बनाए जाने वाले हैं उसमें इस बात की चिंता करें कि सड़क 1 फुट ऊंची तो बने, लेकिन पुरानी सड़क को खोद कर बने, ताकि जिनके करोड़ों के मकान हैं सड़कों के किनारे, करोड़ों की दुकानें हैं, वो एक तरह से गटर ना बन जाए, पानी का एक तरह से ताल तलैयों की स्थिति ना बने। आज की बातचीत में हमारा यही मकसद था। तो कह सकते हैं कि सीमेंट की सड़कें घुटनों तक और मुंह तक ना आए, कम से कम वो सड़क के नीचे ही रहे। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। गौरव जी आपका साधुवाद, देवदत्त जी आपका बहुत धन्यवाद, और जैन जी आपका भी साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।